शुरुआती दृश्य में यात्रियों से भरा एक विमान आसमान से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों के बीच बातचीत गूंज रही थी। उनकी आगे की यात्रा के लिए चिंता और उत्साह का मिश्रण था। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक खतरा मंडरा रहा है। एक जिज्ञासु छोटी लड़की ने अपने पिता से पूछा कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसके पिता ने उत्तर दिया, हमने अभी अभी समुद्र पार किया है प्रिय, थोड़ी देर होगी। लड़की ने खिड़की से बाहर झांका और आश्चर्य से हाँफने लगी। उसने बाहर जो देखा उससे वह अवाक रह गई। आसमान में उड़ती हुई शार्क। उत्साहित होकर उसने अपनी खोज अपने पिता के साथ साझा की, जिन्होंने इसे असंभव कहकर खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि शार्क पानी में है, आकाश में नहीं। इस बीच एक यात्री ने अपने कैमरे से इस अवास्तविक दृश्य को फिल्माया और उड़ती हुई शार्क को वीडियो में कैद कर लिया। अचानक बाहर के दृश्य ने भयानक मोड़ ले लिया। उड़ने वाली शार्क की एक भीड़, जिनमें से प्रत्येक पर सैन्य वर्दी पहने हुए भयानक आकृतियां थीं, विमान पर उतरी। जैसे ही हमलावर अंदर घुसे, अराजकता फैल गई और उन्होंने खुद को इंसान नहीं बल्कि लाश बताया। यात्रियों में दहशत फैल गई क्योंकि लाशों ने हिंसा का उन्माद फैलाया। अंधाधुंध हथियारों से गोलीबारी की और सवार लोगों को क्रूर मौत के घाट उतार दिया। बेरहम हमला जारी रहने से केबिन खून से लथपथ हो गया। शार्क भी इस नरसंहार में शामिल हो गईं और उन्होंने असहाय पीड़ितों को क्रूरता से तोड़ डाला। कुछ ही क्षणों में एक समय का शांतिपूर्ण विमान अकल्पनीय भय का दृश्य बन गया। एक युद्ध का मैदान बन गया जहां जीवन और मृत्यु एक धागे से लटक गए। युद्ध के परिणाम ने विमान को खंडहर बना दिया, जो आसमान में सामने आए भयंकर टकराव का प्रमाण था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद समूह लाशों और उनके उड़ने वाले शार्क द्वारा की गई अराजकता और विनाश को पीछे छोड़ते हुए चला गया। हमलावरों की उत्पत्ति और उद्देश्यों के बारे में सवाल बने रहे, लेकिन जवाब के लिए इंतजार करना होगा। अभी के लिए ध्यान एक नए दृश्य पर केंद्रित हो गया है, जो न्यूयॉर्क शहर के हलचल भरे महानगर में स्थित है। यहाँ अमेरिकी सेना की सेवा के लिए समर्पित एक निजी कंपनी ने केंद्र में कदम रखा। सुरक्षा कर्मियों, कमांडरों और सैनिकों से सुसज्जित कंपनी अपने मालिक रेक्टर के नेतृत्व में संचालित होती थी। एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, जो 105 वर्ष की उम्र के बावजूद उन्हें दिए गए एक रहस्यमय इंजेक्शन के कारण उल्लेखनीय रूप से युवा दिखाई देते थे। कंपनी की उन्नत तकनीक के माध्यम से रेक्टर की उम्र घटाकर 75 कर दी गई, जिससे उन्हें नई जीवन शक्ति और गतिशीलता मिली। अपनी छोटी बेटी के साथ उन्होंने विमान पर हमले के दौरान एक यात्री द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज की समीक्षा की। वह फुटेज जो दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने वाली एक दुष्ट ताकत की ओर इशारा करता है। इस बीच रेक्टर की बड़ी बेटी डेबला बर्फीले विस्तार में छिपे एक विशाल जहाज के संकेतों से प्रेरित होकर एक मिशन पर निकल पड़ी। माना जाता है कि यह 1 शताब्दी से भी अधिक पुराना है और संभवतः नाजी शासन से जुड़ा हुआ है। इस जहाज ने डेबला की जिज्ञासा को बढ़ाया और उसे इसकी रहस्यमय उत्पत्ति की जांच करने के लिए प्रेरित किया। उसके आगमन पर डेबला का स्वागत भयानक वीरानी के दृश्य से हुआ, जिसमें जहाज के अंदरूनी हिस्से में लाशें बिखरी हुई थीं। इससे पहले कि वह स्थिति को पूरी तरह से समझ पाती, उसने खुद को उन्हीं प्राणियों के हमले का शिकार पाया जिनकी जांच के लिए उसे भेजा गया था। लाशें जो विनाश की अतृप्त भूख से प्रेरित थीं। अपनी सेना की वर्दी पहने हुए डेबला ने भारी बाधाओं के सामने अपने युद्ध कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अस्तित्व के लिए एक भयंकर युद्ध में लगे हुए डेबला ने तेजी से शक्तिशाली किक के साथ 2 लाशों को मार गिराया और फिर तेजी से हेडबट के साथ दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। अपने युद्ध कौशल के पूरे प्रदर्शन के साथ उसने अपने ऊपर आए हमलावरों को मार गिराया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके सूट में लगे कैमरे ने उसकी खतरनाक स्थिति को उसके पिता रेक्टर तक पहुंचा दिया, जो बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे। डेबला द्वारा जहाज की खोज से पता चला कि प्राचीन जहाजों का एक बेड़ा एक साथ इकट्ठा था, जो जमी हुई बंजर भूमि के भीतर छिपे हुए इतिहास की ओर इशारा करता था। हालांकि उसकी यात्रा में एक भयावह मोड़ आ गया जब वह नाजी वर्दी में सजे निलंबित लाशों की पंक्तियों से भरे एक कक्ष में ठोकर खाए ट्यूबों के माध्यम से एक भयावह उपकरण से जुड़े। इन मरे हुए सैनिकों को मशीन की नापाक तकनीक द्वारा बनाए रखा या पुनर्जीवित किया जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए
रेक्टर ने अपने अतीत के साथ एक पूर्वाभास संबंध को महसूस करते हुए देबला से पीछे हटने का आग्रह किया। उसकी चेतावनी के बावजूद देबला आगे बढ़ी, लेकिन उसे एक और चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। बड़े पैमाने पर ज़ोंबी शार्क आसमान में गश्त कर रही थीं। उनकी अशुभ उपस्थिति ने उसे घेरने वाले भय की भावना को बढ़ा दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, देबला ने खुद को ज़ोंबी सेना के कमांडर के हमले का शिकार पाया, जो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, जिसकी युद्ध क्षमता उससे मेल खाती थी। एक भयंकर संघर्ष में उलझते हुए देबला अपने हमलावर से बचने में कामयाब रही, लेकिन उसे चोटें भी नहीं आईं। उसे अक्षम करने के लिए कमांडर ने देबला को एक इंजेक्शन दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। चमत्कारिक ढंग से कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने खुद को ज़ोंबी से संक्रमित जहाज के भयानक दृश्य से घिरा हुआ पाया। अपनी रगों में दृढ़ संकल्प के साथ देबला तेजी से खुली हवा की ओर भाग निकली, जहां ऊपर मरे हुए शार्क का झुंड अशुभ रूप से चक्कर लगा रहा था। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद वह काम कर रही भयावह ताकतों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के अपने संकल्प पर दृढ़ रही। थोड़ी देर के बाद उड़ती हुई शार्क का भयानक दृश्य आंखों से ओझल हो गया और हवा में केवल बेचैनी का भाव रह गया। जैसे ही देबला जहाज के पास पहुंची, वह भी बेवजह अदृश्य हो गई और अपने शीतकालीन परिवेश में सहजता से घुल मिल गई। दृश्य रेक्टर कंपनी की प्रयोगशाला में स्थानांतरित हो गया, जहां देबला को उसकी कठोर परीक्षा के बाद लाया गया था। उसकी जान बचाए जाने के बावजूद उसमें ज़ोंबी संक्रमण जैसे परेशान करने वाले लक्षण दिखाई दिए, जो ज़ोंबी कमांडर द्वारा दिए गए इंजेक्शन का परिणाम था। उसे पता नहीं था कि इंजेक्शन में एक शक्तिशाली ज़ोंबी वायरस था, जो उसे मरे हुए मिनियन में से एक में बदलने का एक भयावह प्रयास था। कमांडर की नापाक योजना का उद्देश्य मानवता पर हावी होने और उसे अपने अधीन करने के इरादे से लाशों की एक सेना को अपने नियंत्रण में लाना था। खाने की मेज पर रेक्टर और उनकी बेटियां एक साथ बैठे थे। छोटी बेटी द्वारा अपने पिता के रहस्यमय अतीत के बारे में पूछताछ करने से उनका भोजन बाधित हो गया। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर रेक्टर ने इतिहास के एक काले अध्याय में प्रवेश किया, 1942 की घटनाओं को याद करते हुए जब ब्रिटिश सेना ने जर्मनी पर विनाशकारी हमला किया था। हार का सामना करते हुए हिटलर ने रेक्टर, जो उस समय नाजी सेना में एक वैज्ञानिक था, को जीवित व्यक्तियों को निर्दयी लाशों में बदलने में सक्षम सीरम बनाने का काम सौंपा। लक्ष्य बिना किसी थकान या दर्द के अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए एक अजेय सेना बनाना था, जिससे जर्मन सेना की जीत सुनिश्चित हो सके। हालांकि युद्ध की अराजकता के बीच रेक्टर सीरम के प्रभाव को उलटने के लिए एक मारक विकसित करने में असमर्थ था। नतीजतन एक बार जब सीरम तैयार हो गया, तो इसे बिना किसी हिचकिचाहट के तैनात किया गया, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को हिटलर की विजय की कोशिश में मरे हुए सैनिकों के रूप में एक बुरे सपने में धकेल दिया गया। रेक्टर की तीखी आपत्तियों के बावजूद कमांडर ने परिणामों की परवाह किए बिना पूरी तरह से जीत की इच्छा से प्रेरित होकर वायरस संक्रमित सीरम की तैनाती को आगे बढ़ाया। जब रेक्टर ने हस्तक्षेप किया, तो कमांडर की प्रतिक्रिया तेज और निर्दयी थी। उसने अवज्ञा के लिए रेक्टर को गोली मार दी। अपने आसन्न निधन का सामना करते हुए रेक्टर ने खुद को सीरम देने का एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। जैसे ही अंग्रेजों ने कमजोर नाजी सेना पर एक और हमला किया, रेक्टर की कार्रवाई ने जर्मनी के सामने मौजूद गंभीर स्थिति को रेखांकित किया। अपने अतीत पर विचार करते हुए रेक्टर ने बताया कि कैसे 1945 में हिटलर की मृत्यु के कारण नाजी सेना का विघटन हुआ और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें अमेरिका के लिए प्रस्थान करना पड़ा। रेक्टर कंपनी की स्थापना करके उन्होंने मानवता की सहायता के माध्यम से मुक्ति की मांग की, फिर भी उनके पिछले कर्मों का भूत उन्हें सताता रहा। जब उनकी बेटियों को अपने पिता के कार्यों की सच्चाई का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने क्रोध और निराशा व्यक्त की। उन्होंने उसे उसके प्रयोगों से उत्पन्न अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से लेकर मरे हुए लोगों की सेना बनाने तक। इस बीच न्यूयॉर्क शहर की सड़कें युद्ध का मैदान बन गईं, क्योंकि ज़ोंबीफाइड नाजी सेना ने अपने दुर्जेय ज़ोंबी शार्क के साथ बेखबर आबादी पर कहर बरपाया। इसी तरह के हमले दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों में भी हुए, जिससे तबाही मच गई। अराजकता के बीच आसमान खतरनाक हो गया, क्योंकि हवाई शार्क ने विमानों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जिससे ज़ोंबी गिरोह द्वारा व्यापक विनाश हुआ। जैसे ही दुनिया अंधेरे में डूब गई,
रेक्टर के कार्यों से उत्पन्न दुस्वप्न की वास्तविक सीमा दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे शार्क के हमले जारी रहे, हवाई यात्रा रुक गई। प्रत्येक नष्ट हुए विमान ने दुनिया भर में उड़ानों के निलंबन में योगदान दिया। इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए निदेशक ने अमेरिकी जनरल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू की, जिसमें अंततः राष्ट्रपति, चिकित्सा विशेषज्ञ और शार्क बलों के कमांडर सहित प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान एक डॉक्टर ने खुलासा किया कि उड़ने वाली शार्क व्यापक प्रयोग का परिणाम थी। उनके शरीर को हवाई गतिशीलता को सक्षम करने के लिए संशोधित किया गया था। उन्नत प्रत्यारोपणों ने उन्हें 4000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता प्रदान की, जिससे उनके शरीर विज्ञान में मौलिक परिवर्तन आया और उन्हें वस्तुतः अविनाशी बना दिया गया। समान रूप से इंजीनियर किए गए प्राणियों के साथ शार्क के खतरे का मुकाबला करने के प्रस्तावों को कुछ लोगों द्वारा संदेह किया गया, जिन्होंने अतिरिक्त राक्षस बनाकर स्थिति को बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी। आपत्तियों के बावजूद शार्क के खतरे से निपटने के लिए नियंत्रित संस्थाएं बनाने के सुझाव ने जोर पकड़ लिया। यद्यपि नियंत्रण के संभावित नुकसान की चिंता के साथ अव्यवस्था के बीच उड़ानें फिर से शुरू होने से हवाई अड्डों पर गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। हालांकि देरी के कारण यात्रियों में निराशा पैदा हुई। उनमें से एक महिला ने न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान को प्रस्थान की तैयारी करते हुए देखा, जिससे यात्रियों में आशा और उत्साह जग गया। जैसे ही यात्री रेक्टर की बेटियों और अन्य कमांडरों के साथ उड़ान में चढ़े, ज़ोंबी खतरे का सामना करने का एक दृढ़ प्रयास सामने आया। मानवता का भाग्य अधर में लटका होने के कारण इस अमिट खतरे का सामना करने की दौड़ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। नाजी लाशों द्वारा उत्पन्न आसम खतरे से अवगत होकर अमेरिकी सरकार ने चारा के रूप में एक विमान की तैनाती की योजना बनाई, ये जानते हुए कि यह मरे हुए हमलावरों को आकर्षित करेगा। आसम खतरे से अनजान लक्षित विमान में सवार यात्री सावधान हो गए, क्योंकि ज़ोंबी और शार्क उन पर क्रूर इरादे से उतरे। दहशत और अराजकता फैल गई, क्योंकि मरे हुए हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी और क्रूर हमले शुरू कर दिए। जैसे ही नरसंहार उनकी आंखों के सामने आया, यात्री दहशत में चिल्लाने लगे। कुछ लोग निर्दयी हमले का शिकार हो गए, जबकि अन्य जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अफरा तफरी के बीच विमान आग की लपटों में घिर गया, जिससे कुछ भाग्यशाली लोगों को सुरक्षित स्थान पर छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि अन्य फंसे रह गए, जो लगातार लाशों का शिकार हो रहे थे। विमान के जमीन की ओर गिरने से उसमें सवार लोगों के लिए उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। इस बीच दूसरे विमान में रेक्टर की बेटी को एक बॉक्स मिला, जिसमें वायरस के लिए एक एंटीडोट था। देबला के संक्रमण से पीड़ित होने की स्थिति में रेक्टर द्वारा खुद एक एहतियाती कदम उठाया गया था। अपने पिता के कार्यों से परेशान होकर उसने उनके निर्णयों के गंभीर परिणामों पर शोक व्यक्त किया, खोए हुए निर्दोष लोगों की जान और दुनिया की खतरनाक स्थिति के लिए खेद व्यक्त किया। उनके कार्यों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए रेक्टर ने भारी बाधाओं के सामने उनके कठोर उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया। जैसे ही वे अपने अपराध और अनिश्चितता से जूझ रहे थे, नाजी लाशें उनके विमान में बंद हो गईं, जो उन पर और अधिक तबाही मचाने के लिए तैयार थीं। जैसे ही लाशें अपना हमला शुरू करने के लिए तैयार हुईं, देबला संक्रमण का शिकार हो गई, खुद एक ज़ोंबी बन गई और विमान का दरवाजा खोल दिया, जिससे मरे हुए गिरोह को अंदर घुसने का मौका मिल गया। भागने और कोई मौका न मिलने पर यात्रियों ने अपने अथक विरोधियों के खिलाफ अंतिम टकराव के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही कमांडरों ने ज़ोंबी द्वारा उत्पन्न भयानक खतरे से लड़ने के लिए संघर्ष किया, ये स्पष्ट हो गया कि ऐसे भारी खतरे के खिलाफ उनके प्रयास व्यर्थ थे। मरे हुओं से मुकाबला करने के उनके पिछले प्रयासों के बावजूद लाशें बहुत खतरनाक साबित हुईं। उन्होंने तेजी से कमांडरों पर काबू पा लिया और उन्हें अपना शिकार बना लिया। इस बीच विमान के बाहर शार्क के लगातार हमले ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, जो नाजी लाशों के पूर्ण प्रभुत्व का संकेत था। अराजकता के बीच डाबला, जो अब खुद एक ज़ोंबी है, ने कमांडर के नेता को खत्म करके और शेष कमांडरों के साथ युद्ध में शामिल होकर मामले को अपने हाथों में ले लिया। अपनी बहन के परिवर्तन को देखते हुए रेक्टर की बेटी ने तेजी से काम किया, मारक औषधि प्राप्त की और उसके भाग्य को उलटने के लिए बेताब होकर उसे डाबला को दिया। विमान के बाहर रेक्टर द्वारा नियंत्रित एक विशाल शार्क रेक्टर की बेटी की दुर्जेय उपस्थिति को भी बौना करते हुए घटनास्थल पर उभरी।
जैसे ही लाशें विशाल शार्क पर एकत्रित हुईं, ये स्पष्ट हो गया कि रेक्टर ने इस प्राणी को मरे हुए लोगों से लड़ने के लिए एक दुर्जेय हथियार के रूप में तैयार किया था। सटीकता और शक्ति के साथ रेक्टर ने दुश्मन शार्क को खत्म करने के लिए गोलियों और बमों की बौछार करते हुए शार्क को नियंत्रित किया। आगामी लड़ाई में विशाल शार्क का अंत हो गया। इसके विशाल आकार और ताकत ने शेष शार्क को अभिभूत कर दिया। हालांकि मारक के प्रभाव के कारण विशाल शार्क अपनी पीड़ा से ठीक हो गई और मृत लाश और शार्क दोनों नीचे गहराई में गिर गए, जिससे उनके आतंक के शासन का अंत हो गया। मरे हुए गिरोह के खात्मे को देखकर सेना के जनरल और रेक्टर को लाशों के खिलाफ अपने मिशन की सफलता में सांत्वना मिली। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि ध्यान नाजी जहाज पर केंद्रित हो गया था, जो दुनिया पर और अधिक तबाही मचाने के इरादे से भयावह कमांडर को शरण दे रहा था। नाजी खतरे के पुनरुत्थान ने रेखांकित किया कि बुराई के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता और अटूट संकल्प से लैस रेक्टर ने मानवता की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। फिल्म एक आत्म संघर्ष के वादे के साथ समाप्त हुई, जहां दोनों पक्षों के राक्षस मानवता के भाग्य के लिए एक स्मारकीय लड़ाई में भिड़ेंगे, जो अद्वितीय अनुपात के एक महाकाव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करेगा।